गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए कक्षा 7 के लिए ये आपका 18 चैप्टर है। संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धन्यवाद। तो ये जो है पाठ है ये किसके बारे में, इसकी लेखिका है विनीता पांडे, जो कि ये साक्षात्कार है, यानी कि ये इंटरव्यू ले रही हैं उनका धनराज पिल्ले का। धनराज पिल्ले आपने नाम सुना होगा, ये हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। उन्होंने जब उनकी 35 वर्ष उम्र थी तो उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था विनीता पांडे जी ने, और उन्होंने बताया था, उन्होंने हमें जीवन के बहुत सारे पहलुओं के बारे में उनको बताया था कि वो किस तरह से गरीबी के कारण उन्होंने हॉकी स्टिक भी खरीदने के पैसे नहीं थे, फिर कितनी मुश्किल से उन्होंने मतलब वो खेल में आगे बढ़ते चले गए, और फिर उनकी जो सफलता की कहानी है वो इस पाठ के माध्यम से हम तक आई है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तुनुक मिजाज मतलब होता है चिड़चिड़ा, है ना। वो चिड़चिड़ा हो गए थे बहुत संघर्ष के कारण। इतना उन्होंने मुश्किल देखी, वो गरीब परिवार से थे, मतलब इतनी कठिनाई का सामना किया है ना वो, कि वो चिड़चिड़ापन उनमें आ गया था। इसलिए उनका नाम यहाँ पड़ा है, संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज पिल्ले। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पाठ की शुरुआत करते हैं। पढ़ते हैं हम लोग धनराज पिल्ले के बारे में। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए तो उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था, और साक्षात्कार का संपादित अंश यह दिया जा रहा है, यानी कि ये इंटरव्यू दिया जा रहा है। उसमें बताया जा रहा है जो मुख्य बातें हैं उनके बारे में, कि किस तरह से उन्होंने अपने खेल खिलाड़ी जीवन को जिया है, और अपना उनका पारिवारिक जीवन उनका कैसा था, इस तरह की उनकी स्थिति के बारे में मुलाकात जो हुई थी उनका, तो वो किस तरह से विनीता पांडे को अपने बारे में बताते हैं, और उनके किस तरह से उनका कष्ट देने वाला जो है जीवन, उसके बारे में बताते हैं। चलिए हम लोग इस पाठ की शुरुआत करते हैं। विनीता खिड़की। पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई की हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्टसाध्य रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताइए। तो धनराज जी बोलते हैं, बचपन मुश्किलों से भरा था। हम बहुत गरीब थे और मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते मुझे भी शौक हो गया हॉकी खेलने का। हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, इसीलिए अपने साथियों की स्टिक उधार लेकर काम चलाता था। वह भी मुझे मिलती थी तब जब वह खेल चुके होते थे, इसीलिए बहुत धीरज के साथ बारी का इंतज़ार करना पड़ता था, धैर्य रखना पड़ता है। हाँ, धीरज मतलब धैर्य रखना, कि चलो वो लोग खेल लेंगे उसके बाद ही मैं खेलूँगा। मतलब उतावलापन होता है ना, जल्दबाजी, वो नहीं था उसमें। वो मतलब स्थिति उनकी ऐसी थी कि उनको धैर्य रख करना भी सिखा दिया था। तो ऐसा, तो वो इंतज़ार करते थे कि वो लोग खेल लें, उसके बाद वो जब मुझे देंगे तो मैं खेल लूँगा। अब मुझे जब पहली स्टिक मिली थी तब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुना गया था हॉकी के लिए। उसने मुझे पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन वह मेरे लिए बहुत ही कीमती थी, क्योंकि वो मेरी अपनी थी। मैंने अपने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली, और तब मैं सिर्फ 16 साल का था, देखने में दुबला पतला छोटे बच्चे जैसा मेरा चेहरा था, है ना। अब जैसा चेहरा अपनी दुबली कदकाठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, और मैदान में भी, मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया। पहले जूनियर में थे, फिर सीनियर में डाल दिया गया। मैं बोरिया बिस्तर बांध कर मुंबई चला आया। अब उस साल क्या, मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई थी। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी थी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल के बाद ऑल एशिया कप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धनराज जी बोलते हैं। विनीता बोलती है, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपने किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? तो धनराज कहते हैं, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। हाँ, मतलब उनको पढ़ाई में लिखाई में मन नहीं लगता था। फिसड्डी मतलब वही, आप ये समझ सकते हो कि फिसड्डी मतलब क्या होता है। तो वो पढ़ाई लिखाई में बहुत फिसड्डी थी, उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता था। अब क्या, किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन होता है। एक बात कहूँ तो अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे ना मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस से आर्ट्स में भले ही ना हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। हंसते हुए, मेरी शादी के लिए मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। तो विनीता, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आक्रामक भी हो जाते हैं। तो धनराज कहते, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा था कि उसने हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष उनको करना पड़ रहा था। मेरा तुनुक मिजाजी के पीछे कई वजह है, लेकिन मैं बिना लांग लपेट वाला आदमी हूँ।
मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ और बाद में कोई पछताना भी नहीं पड़ता है। मुझे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता है। उनको जो गुस्सा आती है तो वो रोक नहीं पाती। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मजा आता है। मुझे जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए जूझना पड़ा है और मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्त और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई भी शर्म महसूस नहीं होती है। विनीता, आपके परिवार के लिए आपकी क्या अहमियत है? तो धनराज, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे मेरी माँ से मिली। हाँ, उन्होंने हम सब भाई बहनों में से अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनमें सबसे नज़दीक हूँ, मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में। रोज़ रात में सोने से पहले मैं माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ मुझे प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख देती है। और मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह ही है। वो भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। विनीता, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ हॉकी कब खेली? तो धनराज बोलते हैं, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों में नेशनल में भाग लेने के लिए 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है मैं किस तरह सौम्या और जोकोविमो क्वाड्रो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास में खेलने के गुर बता रहे थे, मतलब सिखा रहे थे कि किस तरह से खेलते। वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस तरह तरक्की कर चुका है, इस कदर कि कृत्रिम घास तक भी उगाई जा सकती है। वो नकली है लेकिन देखने में लग रहा है कि असली है। तो विनीता, हर युवक का सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास आपकी पहली कार कब आई? धनराज कहते हैं, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड थी, अरमाडा थी, जो मुझे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी, सॉरी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी हो चुका था। मगर यह कोई ज़रूरी नहीं था कोई शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेन और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। और मुझे याद है किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह मुझे अखबार में खबर छाप दी थी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अब मुंबई की लोकल ट्रेन में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं अब मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। और इसलिए जो मैं कह लेकिन मैं कर ही क्या कर सकता था कि मेरे पास जो थोड़ा सा कमाता था उससे अब मुझे अपना परिवार चलाना पड़ता था। अब धीरे धीरे पैसा जमा करने के लिए बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसे भेजना शुरू किया। अभी आज क्या है, मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे सन 2000 में खरीदा था। मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं है, बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। धनराज कहते हैं, विनीता, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? तो हॉकी को आपने कुछ इतना दिया है, इसके बदले आपको क्या मिला? धनराज कहते हैं, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना भी मिलता है ना, उसके मुकाबले मुझे मेरे पास पहले कुछ भी नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी क्या थी कि परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और सबको एक बेहतर जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई, मैंने उसे 1994 यानी 1994 में पुणे के भाव पाटिल रोड में 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा था। घर छोटा जरूर था पर हम सबके लिए काफ़ी है। अब 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया है। वो ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। यह देखिए हॉकी स्टिक खेलते हुए। विनीता कहती है, सेलिब्रिटीज़ के लिए एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? धनराज कहते हैं, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि कितने खास है हॉकी की ये चलते हम हर जगह मुझे प्रतिष्ठा मिली। तो इस तरह से उन्होंने अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में बताया। तो चलिए अब इसके शब्दार्थ कच्चे शब्द मैं दे रही हूँ, आप लिख लीजिए। प्रश्नोत्तर को लिख कर याद कर लीजिए। ठीक है, घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए। अब ये वाली आप देखो, सरफरोशी की ख्वाहिश, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजुए कातिल में है। तो ये आप पढ़ भी सकते हैं। इसे लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल, है ना। चलिए, ओके, टेक केयर, बाय बाय।